हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने जो है कि घटना चक्र ई दृष्टि पत्रिका का इंटरनेशनल सिनेरियो कंप्लीट कर लिया था। उसके पहले दो वीडियो में हमने जो है कि राष्ट्रीय परिदृश्य को भी कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम जो है कि आर्थिक परिदृश्य को देखने वाले हैं। और साथ ही साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अपने चैनल पर मैंने ऑलरेडी 1800 एमसीक्यू जो हमारे इम्तिहान आईएएस के हैं, तो 17 बीपीएससी और साथ ही साथ में यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको टोटल जो है कि 12 वीडियो में 12 वीडियो में हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के सेक्शन से इन वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि इससे आपके डिफरेंट टाइप के जो पेपर्स हैं उसमें पूछे जा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो है कि हम जो है कि आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है आर्थिक परिदृश्य में, इकोनॉमिक सिनेरियो में, ये है हमारा राजकोषीय घटनाक्रम। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट वन क्या है, इसमें सुभद्रा योजना के बारे में देख लेते हैं कि सुभद्रा योजना को किस गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये गवर्नमेंट थी हमारी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा सुभद्रा योजना को स्टार्ट किया गया था। साथ ही साथ में इस योजना में प्रोविजंस क्या है कि इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों की अवधि में जो है कि 50,000 रुपए मिलेगा, ठीक है, जो देय राशि है। और साथ ही साथ में इसमें जो है कि जो टाइमिंग कितना है, 5 वर्ष। जो उम्र डिसाइड किया गया है, एज कितना है हमारा, 21 से 60 वर्ष। साथ ही साथ इसमें कितने रुपए, 50,000 रुपए देने का प्रोविजन है। और साथ ही साथ में सुभद्रा योजना का संबंध किससे, हमारे इस योजना का संबंध हमारे उड़ीसा गवर्नमेंट से। तो आपको बस ये याद रखना है कि सुभद्रा योजना का संबंध किस स्टेट गवर्नमेंट से है। तो किस स्टेट गवर्नमेंट से है, ये हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट से है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट में करंट अफेयर देख लेते हैं। हमारा क्या है कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपके माइंड में ये होना चाहिए ना कि ऐसा कुछ समथिंग न्यूज में था। मतलब कि केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली को लेकर समथिंग कुछ न्यूज में था, ठीक है। इतना आपको अपने माइंड में रखना है। अब हम जो है कि केंद्रीय बजट 2024-25 को देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। साथ ही साथ में मैंने केंद्रीय बजट और साथ ही साथ में इकोनॉमिक सिनेरियो पर भी जो है कि इम्तिहान आईएएस का जो 18 से एमसीक्यू का करंट अफेयर है, इसमें दो चैप्टर मैंने दो वीडियो इसके भी अपलोड कर रखे हैं। फर्स्ट वन इसमें हमारा क्या है, केंद्रीय बजट, साथ ही साथ में इकोनॉमिक सर्वे का है। सेकेंड वन क्या है हमारा, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का है। इसमें देख लेते हैं हमारा जो केंद्रीय बजट था, इसमें जो है कि हमारे जो है कि इंडियन सोसाइटी को जो है कि 4 मुख्य जातियों में जो है कि बांटा गया है, ठीक है। इसमें कौन-कौन सा है, फर्स्ट वन हमारा अन्नदाता फार्मर, सेकंड वन गरीब पुअर, थर्ड वन क्या हमारा युवा यूथ, और फोर्थ वन क्या हमारा महिला वुमेन, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जो है कि इस बार के बजट में अगर पेपर में पूछता है कि हाल ही में जो बजट पेश हुआ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें जो है कि पूरे इंडियन सोसाइटी को कितने भाग में बाँटा गया है, तो कितने 4 भागों में बाँटा गया। फर्स्ट वन क्या हमारे फार्मर्स हो गए, सेकंड वन क्या हमारे पुअर्स हो गए, गरीब हो गए, थर्ड वन हमारे यूथ हो गए, और फिफ्थ फोर्थ वन क्या हो गया हमारा, वुमेन हो गए। अब इसमें कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बजट का मुख्य विषय क्या था, इसके मुख्य विषय जो है कि 4 भागों में बाँटा गया था इसको, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, कौशल प्रशिक्षण, स्किलिंग, साथ ही साथ में एमएसएमई, उसके बाद से क्या है मध्यम और मिडिल क्लास। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ और चीज़ों को इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लेते हैं। क्या इसमें? इसमें जो है कि समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय को लेके एक जो है कि इसमें स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? पूर्वोदय नाम से। तो पूर्वोदय में क्या था कि पूर्वोदय योजना में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और साथ ही साथ में आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया था। इस तरीके से देख रहे हैं कि हमारा इस स्कीम का नाम, इस योजना का नाम पूर्वोदय है, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पूर्वोदय योजना है, इसमें कौन-कौन से स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन बिहार है, सेकंड वन झारखंड है हमारा, उसके बाद से क्या है पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, उसके बाद से क्या है आंध्र प्रदेश है। इन स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है किसमें, पूर्वोदय योजना के अंतर्गत। साथ ही में इसमें देख लेते हैं क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर गया बिहार में एक औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। कहाँ पे? बिहार के गया में जो है कि एक औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। और साथ ही साथ में ये आपका 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर पर कहाँ पे, गया में जो है कि एक औद्योगिक केंद्र का विकास होगा।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें कुछ और चीज़ों को इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर तथा महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा। और दोनों के दोनों जो मंदिर है, विष्णुपद मंदिर हो गया, साथ ही साथ में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर हो गया, कहाँ पे? बिहार में है, ठीक है। तो अगेन आपके जो है कि 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पे बिहार के किन दो स्थानों को विकसित करने का फैसला किया गया है। तो फर्स्ट वन क्या होगा हमारा? विष्णुपद मंदिर होगा, सेकंड वन क्या होगा हमारा? महाबोधि मंदिर कॉरिडोर होगा। और मैंने ना जिस जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको पहले ही हाईलाइट कर रखा है, मैं बस उन्हीं चीजों को पढ़ूंगा, ठीक है। अब बाकी जो चीजें इसमें छूट रही है उसको ऑलरेडी हम जो है कि बजट में कवर कर लेंगे जब बजट आएगा, ठीक है। उसमें देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या हमारा? सीमा शुल्क में परिवर्तन देख लेते हैं किसमें किसमें हुआ है। तो मोबाइल उद्योग की जब बात करते हैं तो मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी और चार्जर पर बीसीडी बेसिक कस्टम ड्यूटी को क्या घटाकर 15% कर दिया गया। डेट मीन्स कि हमारा मोबाइल उद्योग पे सीधे जानिए कि 15% का डिक्रीमेंट किया गया है टैक्स में। इसके साथ साथ क्या हमारा घरेलू मूल्य संवर्धन की बात करते हैं जब, तो सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर कितना कर दिया गया है? 6% और प्लेटिनम आदि पर 6.4% का डिक्रीमेंट किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है इसमें कि इस बार की बजट में क्या प्रोविजन था? मोबाइल उद्योग पे जो है कि टैक्स को कम किया गया है और साथ ही साथ में सोना और चांदी और प्लेटिनम पे क्या है कि सीमा शुल्क को घटा दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। नेक्स्ट है हमारा राजकोषीय घाट का फिजिकल डिफिसिट देख लेते हैं क्या था इस बार के बजट में। तो फिजिकल डिफिसिट की जब बात करते हैं तो क्या, तो इसको जो है कि अनुमानित जीडीपी का 4.9% जो है कि राजकोषीय घाटा रहने का उम्मीद है। जो इस वर्ष की अनुमानित जीडीपी का 4.9% है, ठीक है। तो बस आपको इसमें ये याद रखना है कि जो हमारा फिजिकल डिफिसिट कितना है हमारा? 4.9% है। जब हम राजस्व घाटा की बात करते हैं, रेवेन्यू डिफिसिट की, तो ये क्या हमारा? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.8% है, ठीक है। 1.8% हमारा क्या है? रेवेन्यू डिफिसिट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको याद रहे। 1.8% हमारा रेवेन्यू डिफिसिट है। जब फिजिकल डिफिसिट की बात करते हैं तो कितना है हमारा? 4.9% है। इसके साथ साथ हम जब बात करते हैं तो प्राथमिक घाटा प्राइमरी डिफिसिट की बात करते हैं तो कितना है हमारा? जीडीपी का मात्र जो है कि 1.4% अनुमानित किया गया है। कितना? 1.4% हमारा प्राइमरी डिफिसिट है। अब इसमें कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्या हमारा है कि शीर्ष 3 कर राजस्व जो है की बात करते हैं जब, शीर्ष 3 कर राजस्व की, तो फर्स्ट पे क्या आता है हमारा? आयकर, जिससे जो है कि मैक्सिमम है। इसके बाद क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। इसके बाद से क्या है? निगम कर। मतलब कि इन तीनों से जो है कि हमारा मैक्सिमम राजस्व कर का कलेक्शन होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट इसमें। क्या है कि यदि वित्त मंत्रालय को छोड़ दिया जाए तो बजट अनुमान 2024-25 में सर्वाधिक राशि जो कि कितना है हमारा? इतना देखिए ये राशि इतना है ना, रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आवंटित की गई है जो समग्र व्यय का कितना है? 12.90% है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा इस बार का बजट प्रस्तुत हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, इसमें अगर हम वित्त मंत्रालय को छोड़ देते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम बजट का जो एलोकेशन है किस मिनिस्ट्री को किया गया है? ये हमारा मिनिस्ट्री है रक्षा मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको जो है कि समग्र व्यय का जो है कि 12.90% जो है कि एलोकेशन किया गया है इस बार के बजट में। अब यहाँ से हम देख लेते हैं मंत्रालयवार आवंटित राशि कितना किसको आवंटन किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय को कितना दिया गया है? ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है। इसके बाद से क्या है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। उसके बाद से क्या है? रेल मंत्रालय है। मतलब कि सबसे मैक्सिमम एलोकेशन किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को। उसके बाद से क्या है हमारा? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को। और उसके बाद से क्या है हमारा? रेल मंत्रालय को। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। क्या है हमारा? आर्थिक समीक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2023 में विदेश से 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण प्राप्त कर भारत विश्व में क्या है? शीर्ष प्रेषण प्राप्त करता, टॉप रेमिटेंस रिसिप्ट देश रहा है क्या। टोटल जो हमारा जो है कि बाहर से पैसे जो इंडिया में आए हैं इसी कैटेगरी में बात करते हैं जब, तो क्या हमारा इंडिया को 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेषण मतलब कि रिमिटेंस प्राप्त हुआ है। और इस तरीके से इंडिया जो है कि टॉप रेमिटेंस में आता है, ठीक है, मतलब प्राप्तकर्ता में आता है। इसमें क्या है? व्यय के घटक देख लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। क्या है व्यय के घटक में जब बात करते हैं हम, तो मैक्सिमम कहाँ पे है हमारा? 21% कहाँ पे है? करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा इनको दिया जाता है। इसके बाद से क्या है हमारा? 19% क्या है हमारा? ब्याज अदायगी। 16% क्या है हमारा? केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं। इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिवेश शामिल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है हमारा? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा।
तो सेंटर को प्राप्त होता है, देना पड़ता है राज्यों को। इसके बाद से कुछ जो सेंटर जो डिफरेंट टाइप का लोन्स ले रखा है उसके जो है कि ब्याज इंटरेस्ट को पे करता है, और उसके बाद से कुछ पैसे इसमें से क्या है, इसमें केंद्रीय क्षेत्र की जो कुछ योजनाएं हैं उन पे खर्च होती हैं। और जो प्राप्ति की बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को कहाँ से किस किस तरीके से रेवेन्यू जब प्राप्त होता है, तो मैक्सिमम जो प्राप्त होता है कहाँ से, हमारा 27% की प्राप्ति कहाँ से होती है, उधार एवं अन्य देता है। मतलब जो भी हमारा डिफरेंट टाइप से जो हमारा गवर्नमेंट जो है कि इंटरेस्ट पे किसी राशि को डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक से या किसी कंट्री से लेती है, वहां से क्या प्राप्त होता है, 27% धन प्राप्ति होती है। 17% क्या होता है, निगम कर से। इसके बाद से क्या होता है, 19% आय कर से, और उसके बाद से वस्तु एवं सेवा कर से 18% की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है हमारा, कि टर्म आउट। ठीक है, टर्म आउट एक वित्तीय धारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जो है कि एक टर्म यूज हुआ था जिसका नाम क्या था, टर्म आउट। इस टर्म आउट का मतलब क्या है, ये एक तरीका है, एक तरीके का वित्तीय धारणा है जिसका उपयोग अल्पकालिक ऋण को दीर्घकालिक ऋण में स्थानांतरित करने हेतु किया जाता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, आरबीआई द्वारा वित्त वर्ष 2025 एवं 26 में महंगाई दर हेडलाइन इन्फ्लेशन को कम होकर क्रमशः 4.5 और 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। साथ ही में क्या है, आईएमएफ द्वारा भारत के लिए मुद्रास्फीति दर इन्फ्लेशन रेट को वर्ष 2024 के लिए 4.6% तथा वर्ष 2025 के लिए 4.2% अनुमानित किया गया है। ठीक है, जो आईएमएफ का प्रिडिक्शन है वो 2024 के लिए कितना है, 4.6% इन्फ्लेशन रेट रहने का उम्मीद है, और जबकि 2025 में ये रेट कितना रहेगा, 4.2% रहेगा। इसके साथ साथ जो आरबीआई का प्रिडिक्शन है इसके अकॉर्डिंग जो है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है कितना होगा, कम होकर क्रमशः 4.5 और 4.1% रहने का अनुमान लगाया गया है इस वर्ष में। और कुछ चीजों को देख लेते हैं, इसमें क्या है, बाह्य क्षेत्र समृद्धि के मध्य स्थिरता। इसमें देख लेते हैं, व्यापार में सुविधा तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी संबंधी उपायों के कारण विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 6 अंकों में सुधार के साथ 2023 में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें जो हमारा इंडेक्स है इसका नाम क्या है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको जो है कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 38 रैंकिंग है इंडिया की। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें हमारे इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 38 रैंकिंग है, जिसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। नाउ इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विश्व व्यापार में भारत का रैंकिंग देख लेते हैं कि विश्व का जो व्यापार होता है इसमें इंडिया की रैंकिंग किस किस तरीके से है, क्या है, वस्तु निर्यात की जब बात करते हैं, ठीक है, वस्तु निर्यात मतलब कि एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं तो क्या हमारा 18वां रैंक है। जब वस्तु आयात की बात करते हैं तो क्या हमारा 9वां रैंक है। और इसके बाद से जब हम सेवाओं के निर्यात की बात करते हैं तो 7वां रैंक है, सेवाओं के आयात की बात करते हैं तो 8वां रैंक है। इसमें क्या है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को बताया गया है। तो क्या हमारा वस्तु एक्सपोर्ट की जब बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग 18 है, जबकि हम इंपोर्ट में क्या है हमारा, इंपोर्ट में हमारी रैंकिंग कितनी है, 9वीं है। और इस तरीके से सेवाओं का निर्यात में कितना है, 7th है, और हमारा जो है कि सेवाओं का आयात में जो है कि 8वां रैंकिंग है। मैं बार बार चीजों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि बस आपको सुन के याद हो जाए। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या चीन के बाद भारत फुटवियर का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर फुटवियर की बात करते हैं तो फुटवियर के प्रोडक्शन में इंडिया का रैंकिंग क्या है हमारा, सेकेंड है। फर्स्ट पे क्या है हमारा, चाइना है। नेक्स्ट वन क्या है, भारत वर्ष 2014 में 23वें सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक से वर्ष 2022 में विश्व का छठवां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। ठीक है, जो है कि हमारा 14 में जो रैंकिंग था 23वां था, लेकिन इस प्रेजेंट में 22 की बात करते हैं तो 22 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 6वीं है। मतलब कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 6th प्लेस पे हमारा किसमें, मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स के प्रोडक्शन में, स्मार्टफोन निर्यातक में। ठीक है, इसके प्रोडक्शन में साथ ही साथ में इसके एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 6th है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से मैं इस चीज को रिपीट कर देता हूँ एक बार कि भारत वर्ष 2024 में 23वें सबसे बड़े, ठीक है, 23वें सबसे बड़े निर्यातक बन, सबसे बड़ा जो है कि स्मार्टफोन निर्यातक से वर्ष 2022 में विश्व का छठवां सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन गया है। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हमारे, कि भारत की प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी वर्ष 1993 के 301.5 यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में कितना हो गया है,
$2484.8 यूएस डॉलर हो गई है, जो जीवन स्तर में पर्याप्त सुधार का संकेत देती है। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी की, तो ये हमारा कितना है, 2484.8 यूएस डॉलर है हमारा 2023 में। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि भारत की प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी 2023 में कितनी है, 2484.8 यूएस डॉलर हमारी जो है कि प्रति व्यक्ति वर्तमान जीडीपी है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें और कुछ चीजों को, क्या है सामाजिक क्षेत्र कल्याण जो सशक्त करे। तो इसमें देख लेते हैं क्या हमारा लेह में डेमचो गांव जो 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है को जल जीवन मिशन के तहत जुलाई 2022 में पहला नल जल कनेक्शन दिया गया। ये हमारे क्या इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है, किस गांव का, लेह का एक गांव है जिसका नाम क्या है, डेमचो गांव। तो क्या हमारा पहला जो है कि नल जल कलेक्शन दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट वन क्या हमारा, भारत की औसत आयु जो है कि 28.2 वर्ष है, जो 18% आबादी, और 18% जो आबादी कितनी है हमारी, 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की है। तो इस तरीके से यहाँ से दो चीजें निकल के बाहर आई कि जो हम जब भारत की औसत आयु की बात करते हैं, तो ये औसत आयु कितना है हमारा, भारत का जो औसत आयु हमारा कितना है, ये औसत आयु है हमारा 28.2%। और साथ ही साथ में जो है कि 15 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के लोग कितने हैं हमारे पॉपुलेशन में, ये 18% जो है कि टोटल पॉपुलेशन का 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के लोग हैं। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है, उत्तर प्रदेश में गरीबी लोगों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, और 3.43 करोड़ लोग जो है कि बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, भारत जो है कि चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन के संदर्भ में क्या है, विश्व में दूसरे स्थान पर है, तथा दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में क्या है, शीर्ष पे है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जब हम बात करते हैं चावल की, ठीक है, राइस की, साथ ही साथ में जो है कि वीट की, ठीक है, वीट की, और उसके बाद से क्या हमारा कपास का। तो इन सभी के प्रोडक्शन में क्या है इंडिया की रैंकिंग, इन सभी के प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग सेकेंड है। और जब हम बात करते हैं दूध की, दालों की, साथ ही साथ में मसालों की उत्पादन की, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है हमारी, फर्स्ट है। इस चीज को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वर्ष 2023 में भारत ने 17.54 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन करते हुए वैश्विक स्तर पर क्या तीसरा स्थान जो कि प्राप्त किया है। जब हम फिश प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो फिश प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, थर्ड है, ठीक है। तो फिश का प्रोडक्शन होता है इंडिया में, इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है ग्लोबली, ये थर्ड रैंकिंग है। अब कुछ हम उद्योग साथ ही साथ में मध्यम और लघु दोनों परिवार को देख लेते हैं। इसमें क्या है, भारत का फार्मा बाजार, फार्मास्यूटिकल मार्केट वर्तमान में 50 बिलियन यूएस डॉलर का है। और यह मात्रा की दृष्टि से, जब बाय वॉल्यूम की दृष्टि से बात करते हैं, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है, ठीक है। इंडिया का जो फार्मा बाजार है, फार्मास्यूटिकल मार्केट है, ये क्या हमारा थर्ड सबसे बड़ा जो है कि बाजार है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इसमें क्या है कि भारत का फार्मा बाजार वर्तमान में 50 बिलियन यूएस डॉलर का है, और यह मात्रा बाय वॉल्यूम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता और शीर्ष जो है कि 5 निर्यातक देशों में से एक है। ये कुछ रैंकिंग है इंडिया की। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं, भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है। क्या हमारा भारत जो है कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, मौजूदा कीमतों पर जीडीपी में हिस्सेदारी देख लेते हैं, किसका किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जब निर्यात की बात करते हैं एक्सपोर्ट का, तो 21.9% का कंट्रीब्यूशन है। जब निजी उपभोग की बात करते हैं, तो ये 60.3% है। साथ ही साथ में निवेश की बात करते हैं तो कितना, 13.8% है। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं कुछ और चीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि प्रमुख फसलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य की बात कर लेते हैं कि किस स्टेट का जो है कि किसके प्रोडक्शन में जो है कि फर्स्ट प्लेस है। जब चावल की बात करते हैं, तो क्या हमारा तेलंगाना में सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, सेकेंड पे हमारा उत्तर प्रदेश है, और थर्ड पे क्या हमारा पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हम बात करते हैं चावल के प्रोडक्शन की, तो तेलंगाना क्या है, फर्स्ट पे है, यूपी फर्स्ट पे नहीं है। ध्यान रहे कि यूपी वहां पर हमारा फर्स्ट पे नहीं है, फर्स्ट पे क्या हमारा तेलंगाना है,
सेकंड पे उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे क्या हमारा पश्चिम बंगाल है। जब हम बात करते हैं गेहूं के प्रोडक्शन की तो उत्तर प्रदेश जो है कि टॉप पे है, उसके बाद से क्या है मध्य प्रदेश है, उसके बाद से क्या है पंजाब है। तो ध्यान रहे कि जो गेहूं के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमारा यूपी टॉप पे है। जब चावल की बात करते हैं तो इसमें हमारा टॉप पे तेलंगाना है। जब मक्का के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो कर्नाटका टॉप पे और बिहार क्या है सेकेंड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है कि मक्का के प्रोडक्शन में जो है कि बिहार की रैंकिंग कितनी है 17 बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि मक्का के प्रोडक्शन में बिहार की ओवरऑल इंडिया में रैंकिंग कितनी है सेकंड है। कुल मोटे अनाज की बात करते हैं तो राजस्थान जो है कि टॉप पे है। इसके बाद से अरहर या तूर की बात करते हैं तो कर्नाटका टॉप पे है। कुल दालों की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। चना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सेकेंड टॉप पे है। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश टॉप पे है, सेकेंड जो है कि मध्य प्रदेश है, और जबकि जो कि पंजाब थर्ड पे है। जब हम कुल खाद्यान्न की बात करते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है कि कुल खाद्यान्न में जो है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट पे है, एमपी सेकेंड पे है, पंजाब थर्ड पे है। मूंगफली की बात करते हैं तो क्या हमारा गुजरात जो है कि फर्स्ट पे है। रेपसीड और सरसों की बात करते हैं तो राजस्थान फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है। सोयाबीन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश फर्स्ट पे है, साथ ही साथ में क्या है महाराष्ट्र जो है कि सेकंड पे है। सूर्यमुखी की बात करते हैं तो क्या है कर्नाटका फर्स्ट पे है। कुल तिलहन की बात करते हैं तो क्या है राजस्थान फर्स्ट पे है, एमपी जो है कि सेकंड पे है। गन्ना की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, और थर्ड पे क्या है कर्नाटका है। इंपॉर्टेंट है कि जब गन्ना शुगर केन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और कर्नाटका थर्ड पे है। कपास की बात करते हैं तो क्या हमारा गुजरात फर्स्ट पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे है और तेलंगाना थर्ड पे है। जूट एवं मेस्ता की बात करते हैं तो क्या हमारा पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है, बिहार सेकंड पे है और असम जो है कि थर्ड पे है। मैं इस चीजों को फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये चीजें आपको याद हो जाए। इसमें देख लेते हैं फर्स्ट वन क्या है हमारा। फर्स्ट वन जो है कि हम जब चावल के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या हमारा तेलंगाना फर्स्ट पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड पे है और साथ ही साथ में पश्चिम बंगाल थर्ड पे है। जब हम गेहूं के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, मध्य प्रदेश सेकंड पे है। मक्का की बात करते हैं तो कर्नाटका फर्स्ट पे है, बिहार सेकंड पे है। कुल मोटे अनाज की बात करते हैं तो राजस्थान फर्स्ट पे है। जब अरहर या तूर की बात करते हैं तो क्या है कर्नाटका फर्स्ट पे है। कुल दालों की बात करते हैं तो क्या हमारा मध्य प्रदेश टॉप पे है। चना की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश हमारा टॉप पे है। कुल खाद्यान्न की बात करते हैं तो एमपी उत्तर प्रदेश टॉप पे है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे पंजाब है। जब मूंगफली की बात करते हैं तो क्या हम गुजरात जो है कि टॉप पे है। रेपसीड और सरसों की बात करते हैं प्रोडक्शन की तो राजस्थान टॉप पे हमारा, उत्तर प्रदेश जो है कि सेकंड पे है। सोयाबीन की बात करते हैं तो क्या मध्य प्रदेश टॉप पे है, महाराष्ट्र जो है कि सेकंड पे है। सूर्यमुखी की बात करते हैं तो क्या कर्नाटका फर्स्ट पे और हरियाणा सेकंड पे है। कुल तिलहन की बात करते हैं तो राजस्थान जो है कि फर्स्ट प्लेस पे है, एमपी जो है कि सेकंड पे है। गन्ना प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे, कर्नाटका थर्ड पे है। कपास की बात करते हैं तो गुजरात फर्स्ट पे, महाराष्ट्र सेकंड पे, तेलंगाना थर्ड पे। जूट एवं मैस्ता की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल क्या हमारा फर्स्ट पे है और साथ ही साथ में बिहार की रैंकिंग क्या है हमारी, ये जो है कि सेकंड है और आपके 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और असम की रैंकिंग क्या हमारी थर्ड है। इस तरीके से मैंने मल्टीपल टाइम्स जो है कि इस चीज को रिपीट किया जिससे कि आपको ये सभी चीजें याद हो जाए। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है इसमें। नेक्स्ट वन है हमारा आयात की दृष्टि से शीर्ष 5 देश की बात करते हैं कि हमारे शीर्ष जो है कि आयात की दृष्टि से कौन शीर्ष 5 देश है। तो कौन है हमारा, चीन फर्स्ट पे है, सेकंड पे क्या हमारा रसिया है, थर्ड पे क्या हमारा संयुक्त अरब अमीरात है, और थर्ड फोर्थ पे क्या हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका है, और फिफ्थ क्या है सऊदी अरब है। इस तरीके से देख रहे हैं कि इंडिया में जो आयात होता है, ठीक है, इंपोर्ट होता है, उसमें फर्स्ट प्लेस पे कौन है, चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट होता है। सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे क्या हमारा यूएई है, और फोर्थ पे क्या हमारा यूएसए है, और फिफ्थ पे क्या हमारा सऊदी अरबिया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जब निर्यात की दृष्टि से शीर्ष 3 देश की बात करते हैं तो इंडिया जो है कि मैक्सिमम निर्यात किसको करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है कि मैक्सिमम निर्यात करता है इंडिया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका को कितना 17.7%, इसके साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात को जो है कि 8.2% का निर्यात करता है, और नीदरलैंड की रैंकिंग क्या है, थर्ड है 5.1% के साथ में। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट किसके साथ होता है, यूएसए के साथ, सेकंड क्या हमारा यूएई के साथ, फोर्थ थर्ड क्या हमारा नीदरलैंड के साथ। अब मानव विकास संकेतक देख लेते हैं, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2016 से 20 के बीच में देख लेते हैं। तीस राज्य क्या हमारा केरल है, जिसमें कितना हमारा 17.0% क्या है मानव जो कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा।
पुरुष की कितनी है हमारे 71.9% है, साथ ही महिला की 78% है। जबकि फिसड्डी राज्य की बात करते हैं तो क्या हमारा उत्तर प्रदेश जो क्या हमारा सबसे फिसड्डी राज्य है, किसमें? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में जो है कि सबसे फिसड्डी राज्य क्या हमारा उत्तर प्रदेश है। अब जो है कि शिशु मृत्यु दर की जब बात करते हैं तो क्या है इसमें शिशु मृत्यु दर में न्यूनतम कहाँ पे हमारा मिजोरम में है और मैक्सिमम कहाँ पे हमारा मध्य प्रदेश में है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन पे कितना हमारा न्यूनतम जो मिनिमम कहाँ पे हमारा मिजोरम में है और साथ ही साथ में जब मैक्सिमम अधिकतम की बात करते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश में है। अब जन्म दर की बात करते हैं प्रति हजार पे तो क्या हमारा शीर्ष राज्य क्या है हमारा बिहार है, ठीक है, जन्म दर में। और सेकंड पे क्या हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे कितना है 25.5% है और यहाँ पे 25.1% है, ठीक है। और इसके साथ साथ अंतिम स्थान पे क्या हमारा गोवा है। अब मृत्यु दर की बात करते हैं प्रति हजार पे तो क्या हमारा सर्वाधिक मृत्यु दर वाला राज्य कौन है हमारा? छत्तीसगढ़ है। और इसके बाद से न्यूनतम मृत्यु दर वाला राज्य क्या है हमारा? एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली में क्या है न्यूनतम मृत्यु दर है। और साथ ही साथ में जब मैक्सिमम मृत्यु दर की बात करते हैं कहाँ पे हमारा? छत्तीसगढ़ में है। अब कुल प्रजनन दर देख लेते हैं वर्ष 2020 में तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो कहाँ पे हमारा? बिहार में मैक्सिमम जो है कि प्रजनन दर है जो कि 3.0 है। उत्तर प्रदेश सेकंड पे है 2.7 के साथ, उसके साथ क्या है मध्य प्रदेश 2.6 के साथ थर्ड पे है। जब न्यूनतम की बात करते हैं न्यूनतम प्रजनन दर कहाँ पे हमारा? ये हमारा क्या है पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ में तमिलनाडु में जो है कि 1.4% के साथ जो है कि न्यूनतम प्रजनन दर को दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ में सर्वाधिक प्रजनन दर कहाँ पे था हमारा? इसको ऑलरेडी मैंने बताया कि बिहार में मैक्सिमम है, उसके बाद से उत्तर प्रदेश है, उसके बाद से क्या है मध्य प्रदेश है। अब कुछ और चीजों को देख लेते हैं हम। पीएम स्वनिधि तथा DAYNULM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को देख लेते हैं। इसमें क्या है इस करंट अफेयर में कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि, ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले को सम्मानित करने हेतु उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों को सम्मान, उत्कृष्टता की प्रेरणा शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें देख लेते हैं हम पीएम स्वनिधि के बारे में देख लेते हैं क्या है। जून जो है कि 2020 में जो है कि इसका आरंभ किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीएम स्वनिधि जो स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, इसको कब स्टार्ट किया गया था? इसको स्टार्ट किया गया था 2020 में। साथ ही में इसमें क्या है जिसका उद्देश्य क्या है? शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के 80,000, ठीक है, 80,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसको जो है कि 2020 में स्टार्ट किया गया था। और इस स्कीम का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के 80,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना। अब इसमें और कुछ चीजों को देख लेते हैं। जब पुरस्कार श्रेणी की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऋण प्रदर्शन में कौन है हमारे? राज्य श्रेणी में जब बड़े राज्यों की बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या हमारा मध्य प्रदेश है, सेकंड पे क्या हमारा आंध्र प्रदेश है। किसकी बात करते हैं? हम बात कर रहे हैं पीएम स्वनिधि स्कीम की। जब छोटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट पे क्या हमारा लद्दाख है, सेकंड पे क्या है पुडुचेरी है। पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करते हैं तो फर्स्ट पे क्या हमारा आसाम है। उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार किसको दिया गया है? फर्स्ट दिया गया है महाराष्ट्र को। और सेकंड पे क्या है हमारा उत्तर प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष पुरस्कार पीएम स्वनिधि स्कीम में किसको दिया गया है? फर्स्ट दिया गया है महाराष्ट्र को और सेकंड दिया गया है उत्तर प्रदेश को। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हम। पुरस्कार श्रेणी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले ऋणदाता संस्थान या ऋण प्रदर्शन करने वाले संस्थान कौन कौन से हैं? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंक की बात करते हैं तो फर्स्ट पे हमारा केनरा बैंक है, सेकंड पे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार श्रेणी में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य, नवाचार एवं सर्वोत्तम संस्थाएं कौन कौन सी हैं? बड़े राज्यों की बात करते हैं तो फर्स्ट पे हमारा मध्य प्रदेश है और अन्य राज्यों की बात करते हैं तो सेकंड पे क्या हमारा असम है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। पुरस्कार श्रेणी सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले यूएलएबी स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि, ठीक है, कौन है हमारा? मेगा एवं मिलियन प्लस शहर की बात करते हैं तो फर्स्ट हमारा वाराणसी नगर है। बड़े शहरों की बात करते हैं मेजर सिटीज की तो फर्स्ट पे क्या हमारा झांसी नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है इसमें रैंकिंग की सिस्टमेटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग
स्पार्क पुरस्कार DAYNULM, इसमें देख लेते हैं क्या हमारा समग्र राज्य प्रदर्शन में बड़े राज्य में फर्स्ट रैंक किसकी है, केरल की है। सेकेंड रैंकिंग किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। अगेन जो कि यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वन क्या है, NER एवं पर्वतीय राज्य की जब बात करते हैं तो फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, हिमाचल प्रदेश। सेकेंड पे क्या है हमारा, त्रिपुरा है। सर्वश्रेष्ठ यूएलबी की बात करते हैं तो क्या हमारा जबलपुर मध्य प्रदेश जो है कि सर्वश्रेष्ठ जो है कि यूएलबी है। और सेकेंड पे क्या हमारा नागपुर महाराष्ट्र है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें करंट अफेयर। नाउ नेक्स्ट करंट अफेयर देख लेते हैं हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय 2023-24 अंतरिम अनुमान, इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं कि आगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024। इसमें क्या है, इस योजना का नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 तैयार की गई है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। इस जो है कि उन्नति है, ठीक है, उन्नति का फुल फॉर्म अगर इंग्लिश में देखते हैं तो क्या है हमारा, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उन्नति का फुल फॉर्म पूछ दे या साथ ही साथ में इसका उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। साथ ही साथ में इसका फुल फॉर्म क्या है, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, WEIDE निधि। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्या है, 25 फरवरी 2024 को विश्व व्यापार संगठन WTO तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र ITC द्वारा 50 मिलियन US डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि, वोमेन एक्सपोर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमिक फंड WEIDE फंड को लॉन्च किया गया। तो WED निधि है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है वोमेन एक्सपोर्टर्स इन द डिजिटल इकोनॉमी फंड। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि। इसमें थोड़ा सा और चीजों को देख लेते क्या है, WEIDE निधि का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करके सशक्त बनाना। इसका एम क्या है, जो WEIDE फंड है, इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है कि महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा डिजिटलीकरण के माध्यम से उनके व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करके सशक्त बनाना। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक FDI की अनुमति। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पेपर में पूछता है कि हाल ही में किस क्षेत्र में जो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 100% तक FDI को अनुमति दे दिया है, तो क्या हमारा ये है हमारा अंतरिक्ष क्षेत्र। ठीक है, अंतरिक्ष स्पेस सेक्टर है, इसमें जो है कि हमारा 100% FDI अब अलाउ है। इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं क्या है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं मैं क्या है, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25, इसको देख लेते हैं। क्योंकि हाल ही में यूपीपीसीएस का पेपर में भी हो सकता है कि दिसंबर मंथ में ही कंडक्ट हो, क्योंकि हाल ही में प्रोटेस्ट के बाद से, बच्चों के प्रोटेस्ट के बाद से क्या हुआ कि आयोग को पीछे हटना पड़ा है, और साथ ही साथ में पेपर को 1 शिफ्ट में और 1 डे में करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ में इसमें किसी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 को देख लेते हैं क्या है, कि वित्त मंत्री क्या है उत्तर प्रदेश के, जिनका नाम क्या है, सुरेश कुमार खन्ना के ने जो कुल कितना हमारा 7, देखिए हमारा कितना है यहाँ पे 736,436.71 करोड़ रुपए का राज्य बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया है। कितना बजट का जो आकार है यूपी का, ये इतना है इस बार का। और इसमें और कुछ चीजों को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी कुछ इसमें मैंने चीजें इंपॉर्टेंट हाईलाइट किया है नहीं। यहाँ देख लेते हैं क्या है, प्रमुख विभागों का आवंटन की जब बात करते हैं यूपी बजट में, तो प्राथमिक शिक्षा को क्या हमारा मैक्सिमम दिया गया है 7,000। ठीक है, इनको दिएगा 76,035। ठीक है, 76,035 जो है कि इतना दिया गया है किसको, प्राथमिक शिक्षा को। जबकि ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा को जो है कि 57,071 जो है कि इतना आवंटन किया गया है करोड़ रुपए में ऊर्जा क्षेत्र को। तो इस बार के यूपी बजट में जो मैक्सिमम एलोकेशन है किसको दिया गया है, ये दिया गया है प्राथमिक शिक्षा को। ना कुछ और चीजों को देख लेते हैं यूपी बजट में क्या है, भारत में प्रथम स्थान की जब बात करते हैं, ठीक है, यूपी बजट में, तो क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में यूपी का क्या हमारा फर्स्ट प्लेस है। साथ ही साथ में क्या है, प्रधानमंत्री जन धन योजना में भी यूपी का फर्स्ट प्लेस है। PM स्वनिधि योजना में भी जो क्या है हमारा यूपी का फर्स्ट प्लेस है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, साथ ही साथ में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में, सब में सब क्या है, यूपी का जो है कि हमारा फर्स्ट रैंकिंग है।
और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस चीज को फिर से रिपीट करता हूँ कि ओवरऑल जब यूपी की रैंकिंग की बात करते हैं भारत में, तो किसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, साथ ही साथ में प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके बाद से पीएम स्वनिधि योजना, और उसके बाद से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और साथ ही साथ में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना में यूपी का क्या है, हमारा फर्स्ट रैंकिंग है। अब भारत में दूसरा रैंकिंग की बात करते हैं, तो किन किन जो कि योजनाओं में यूपी का सेकंड रैंकिंग है, क्या है इसमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में जो राज्यों द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल स्थानांतरण का प्रमाण है। तो दो चीजों में यूपी को जो है कि सेकंड रैंकिंग प्राप्त हुआ है। फर्स्ट वन क्या है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश को डीबीटी परफॉर्मेंस रैंकिंग में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है निर्यात तत्परता सूचकांक में देख लेते हैं, यूपी का क्या हमारा 7th रैंकिंग है। और साथ ही साथ में वस्तुगत निर्यात की जब बात करते हैं, तो क्या यूपी का हमारा 7th रैंकिंग है। अब लीड्स में देख लेते हैं, क्या लीड्स सूचकांक में यूपी की रैंकिंग कितनी है, 6 है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ इन चीजों को, कि जब हम बात करते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक की, तो यूपी की रैंकिंग कितनी है, 7th है। जब हम बात करते हैं वस्तुगत निर्यात की, तो यूपी की रैंकिंग कितनी है, 7th है। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं लीड सूचकांक में, तो लीड सूचकांक में यूपी की रैंकिंग कितनी है, 6 है, ठीक है। ये वाला जो रैंकिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सामाजिक परिणाम में देख लेते हैं, क्या है कि महिला श्रम शक्ति की भागीदारी की जब बात करते हैं, तो 2023 में कितनी है, हमारा 32.1% कितना है, महिला श्रम शक्ति में, महिलाओं का क्या है, श्रम शक्ति में भागीदारी है। और मेडिकल कॉलेजों की संख्या की बात करते हैं यूपी में, तो कितना है 2023 में 73 जो है कि यूपी में मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं कुछ और चीजों को इसमें। अवसंरचना परिणाम में देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट्स की संख्या है कितनी है, 19 जो है कि उत्तर प्रदेश में टोटल एयरपोर्ट्स हैं हमारे यूपी में। फिर से मैं चीज को रिपीट करता हूँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एयरपोर्ट्स की जब बात करते हैं, तो यूपी में कितने हमारे टोटल जो है कि 19 एयरपोर्ट्स हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा कि नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, इस रिपोर्ट के अनुसार यह संभावना है कि देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2024 में 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज करेगी। कितना, भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा जो हमारा रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी 7% के साथ क्या करेगी या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज करेगी। साथ ही में क्या है हमारा कि 20 जो कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, कौन, हमारी इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, क्या हमारी विश्व की सबसे 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा करंट अफेयर क्या है, हमारा 16वां वित्त आयोग के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 16वें वित्त आयोग में क्या है, 31 दिसंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280(1) के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग 16 फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया। इसमें क्या है, इस आयोग के अध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इस जो है कि हमारे जो 16 फाइनेंस कमीशन है, इसका अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। साथ ही में क्या है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है, ठीक है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जो है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ में जो है कि 16th फाइनेंस कमीशन को जो गठित किया गया है, इसके जो है कि अध्यक्ष के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है, इसको जो है कि डॉक्टर अरविंद अरविंद पनगड़िया को। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है, ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव अपॉइंट किया गया, ठीक है। ऋत्विक रंजन पांडे को 16वें वित्त आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को, कि 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगा। कितना, जो 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा, उसके आगे के जो 5 वर्ष होंगे उसको कौन कवर करेगा, हमारा 16वां वित्त आयोग कवर करेगा। आयोग के 4 सदस्यों की जब बात करते हैं, तो कौन कौन है, हमारे अजय नारायण झा जो कि पूर्णकालिक सदस्य हैं, जबकि एनी जॉर्ज मैथ्यू क्या है हमारा, ये भी पूर्णकालिक सदस्य हैं। और मनोज पांडा जो है कि पूर्णकालिक सदस्य हैं। और इसके बाद से जो डॉक्टर सौम्या कांति घोष है, ये क्या है, हमारे अंशकालिक सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो डॉक्टर सौम्या कांति घोष है, ये हमारे 16 फाइनेंस कमीशन की अंशकालिक सदस्य है। अब हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, क्या है, प्रमुख नीतिगत दस्तावेज और घटनाक्रम। इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, NABFID सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित है। जो NABFID है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। क्या,
को एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर में पूछता है कि इस इंस्टीट्यूशन को हाल ही में जो कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो इसका नाम क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? NABFID। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है फेज के बारे में देख लेते हैं कि फेज क्या है। तो अगस्त 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा फेज, इसका फुल फॉर्म क्या है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, को फिनटेक क्षेत्र में स्वयं नियामक संगठन के रूप में क्या है? मान्यता प्रदान की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फेज का फुल फॉर्म क्या है? फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, वो क्या हमारा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एज ए फिनटेक क्षेत्र में स्व नियामक संगठन, डेट मीन्स कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन द फिनटेक सेक्टर के रूप में क्या है? मान्यता प्रदान की गई है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा करंट अफेयर इसमें। नेक्स्ट वन क्या हमारा? अगस्त 2024 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर्स रिपोर्ट कार्ड में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिनंदन दास को लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग प्रदान की गई। क्या हमारा जो शक्तिनंदन दास है, जो हमारे RBI के गवर्नर है, उनको जो है कि A+ रेटिंग प्रदान की गई है, किसमें? ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर इसमें क्या है हमारा? कि भारत का विदेशी ऋण देख लेते हैं, ठीक है। भारत का विदेशी ऋण, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भारत का टोटल विदेशी ऋण कितना हमारा? 663.8 बिलियन डॉलर रह गया, ठीक है। कि क्या हमारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में 2024 में भारत का विदेशी ऋण कितना? 663.8 663.8 बिलियन डॉलर रह गया है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है कि 2 मार्च चांद 2024 में भारत के विदेशी ऋण में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी थी? अमेरिकी डॉलर, जिसका 53.8% है। नेक्स्ट इसमें क्या है? उसके बाद भारतीय रुपया है, उसके बाद से क्या है? जापानी येन है, उसके बाद से क्या है? SDR, उसके बाद से क्या है? यूरो है। जो हमारा भारत का जो विदेशी ऋण है, इसमें कंट्रीब्यूशन में मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम हमारा अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, उसके बाद से रुपया है, उसके बाद से क्या है? जापानी येन हो गया, उसके बाद से क्या हो गया? SDR हो गया, उसके बाद से क्या है? यूरो हो गया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, प्रवाह पोर्टल के बारे में देख लेते हैं क्या है इसमें, कि 28 मई 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिनंदन दास द्वारा RBI के प्रवाह, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड द ऑथराइजेशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया, ठीक है। प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? प्रवाह पोर्टल का संबंध हमारे RBI से है, बस इतना याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों की सूची 2023, इसमें देख लेते हैं क्या है? SBI, HDFC तथा ICICI बैंक की पहचान प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में जारी किया गया है। क्या हमारा जो SBI हो गया, साथ ही साथ में क्या हमारा HDFC हो गया, उसके बाद से क्या है? ICICI बैंक है। इसकी पहचान किसके रूप में की गई है? पहचान की गई है प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों के रूप में जारी किया गया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023, इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है? भारत का पहला UPI ATM, जब भारत के पहले UPI ATM की बात करते हैं, तो क्या है? वहाँ हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले UPI ATM, इंडिया फर्स्ट एवर UPI ATM का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा? जो भारत का पहला UPI ATM है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं क्या इसमें, कि हिताची मनी स्पॉट UPI ATM कार्ड रहित नकदी निकासी की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे भौतिक कार्ड फिजिकल कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है? स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर क्या है इसमें? इकोनॉमिक सिनेरियो में ये हमारा कृषि एवं संबंध क्षेत्र, इसमें देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा करंट अफेयर है, क्या हमारा? स्पाइसजेड है। स्पाइसजेड को देख लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपर्ट डेवलपमेंट। क्या है? इस जो है कि स्पाइसजेड नाम से क्या हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत मसाला बोर्ड भारत द्वारा एक परिवर्तनकारी योजना, जिसका नाम क्या है? स्पाइसजेड योजना है, ठीक है। किसके द्वारा?
जो कि हमारा मसाला स्पाइस बोर्ड है, इसके द्वारा जो है कि एक योजना स्टार्ट किया गया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, स्पाइस हेड। इसका फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। आपको बस इसमें ये याद रखना है कि जो स्पाइस सेड योजना है, किसके द्वारा, हमारा इंडिया का जो है कि स्पाइस बोर्ड है, मसाला बोर्ड है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो जाहिर सी बात है, स्पाइस सेड योजना का संबंध मसालों के कुछ डेवलपमेंट से ही होगा। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है एग्री श्योर फंड के बारे में देख लेते हैं। तो एग्री श्योर का जो फुल फॉर्म होता है, क्या, हमारा एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड द रूरल एंटरप्राइज। ये हमारा जो है कि एग्री फंड का फुल फॉर्म होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें कुछ जो है कि इंपॉर्टेंट है नहीं। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है इसमें हमारा, कि भारत खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है, जब खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देख लेते हैं कि किसका कितना है। तब धान की बात करते हैं कि धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य की है, तो कितना है हमारा मूल्य, 117 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, और कितना, इसको 2300 रुपए कर दिया गया, ठीक है। धान का जो न्यूनतम एमएसपी जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को 2300 रुपए कर दिया गया है। साथ ही साथ में क्या, हमारा सर्वाधिक जो वृद्धि देखी गई है किसमें, ये हमारा जो नाइजर सीड है, ठीक है, नाइजर सीड के मूल्य में जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि देखा गया, कितना, 983 रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है, किसके, नाइजर सीड के न्यूनतम समर्थन मूल्य में। अब यहाँ से कुछ चीजों को देख लेते हैं। देखिए, हमारा धान का कितना सामान 2300 रुपया है। इसके साथ हम नाइजर सीड की बात करते हैं, तो कितना, हमारा 8717 रुपये जो है कि नाइजर सीड का एमएसपी रखा गया है। ये कितना है हमारा जो है कि न्यूनतम मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब नेक्स्ट वन, इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट, कि एएफओ, ठीक है, एएफओ के अनुसार कुल दुग्ध उत्पादन में भारत क्या है, विश्व में पहले स्थान पे आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है ओवरऑल इन मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। इसमें देख लेते हैं कि आप पंजाब का प्रोडक्शन किसमें है हमारा। पंजाब में प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है दूध की, 1283 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो दूध की उपलब्धता है, मतलब मिल्क की जो उपलब्धता है प्रति व्यक्ति कितनी, मैक्सिमम कहाँ पे, पंजाब में है। साथ में क्या है, वर्ष 2022-23 में देश में अंडा उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं। मैक्सिमम प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है, फिर तमिलनाडु में होता है, फिर तेलंगाना में होता है, उसके बाद से पश्चिम बंगाल में, उसके बाद से कर्नाटका में। इस तरीके से हमारा जो कि अंडा का प्रोडक्शन होता है, इक्का प्रोडक्शन। ए एफएओ के अनुसार क्या है, हमारा कुल मांस उत्पादन के संदर्भ में भारत जो है कि विश्व में 8वें स्थान पे है, जब मांस प्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, मांस की, मीट की। इंडिया की रैंकिंग ओवरऑल कितनी है, 8 है। वर्ष 2022-23 में देश में मांस उत्पादक शीर्ष 5 राज्य की बात करते हैं, तो क्या हमारा उत्तर प्रदेश टॉप पे है, उसके बाद से क्या है, पश्चिम बंगाल है। अब उसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या हमारा ऊन उत्पादन देख लेते हैं। ऊन उत्पादक शीर्ष 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन है हमारा, राजस्थान जो है कि टॉप पे है, उसके बाद से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लेते हैं। जब रबी फसलों की बात करते हैं, तो गेहूं के लिए कितना डिसाइड किया गया है, गेहूं के लिए डिसाइड किया गया है 2024-25 में 2275 रुपए जो है कि प्रति क्विंटल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया गया है। अब हम जो है कि नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, उद्योग क्षेत्र में किस किस तरीके से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है। उद्योग क्षेत्र में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट। इसमें देख लेते हैं क्या है, कि 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट का आयोजन किया गया, ठीक है, कहाँ पे, गुजरात में के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इसमें क्या है, इस आयोजन की थीम क्या थी, निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर। तो आपको बस इसमें ये जानना है कि जो फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट था, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, गांधीनगर गुजरात में किया गया था। और इसका थीम क्या था इस बार का, इसका थीम था निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर। अब इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं, क्या है, श्रेणी की बात करते हैं, तो समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने हेतु राज्य कौन है, फर्स्ट पे गुजरात है, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे तमिलनाडु है। उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करते हैं, तो फर्स्ट पे सिक्किम है, सेकंड पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और थर्ड पे असम है। जब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट पे है, एनसीटी दिल्ली सेकंड पे, लद्दाख थर्ड पे है। एक किसकी रैंकिंग है, ये रैंकिंग है समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने हेतु, ठीक है। इन राज्यों की रैंकिंग जो है कि राज्य में गुजरात फर्स्ट पे, राजस्थान सेकंड पे, तमिलनाडु जो है कि थर्ड पे है।
इस तरीके से हमने देख लिया कि समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने में जो डिफरेंट टाइप की जो हमारे स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग क्या है। तो फर्स्ट पे हमारी रैंकिंग किसकी थी? फर्स्ट पे रैंकिंग थी हमारी गुजरात की, सेकंड पे राजस्थान की, थर्ड पे तमिलनाडु की, और साथ ही साथ में जब उत्तर पूर्व की बात करते हैं राज्यों की, तो सिक्किम फर्स्ट पे था, सेकंड पे अरुणाचल प्रदेश था और थर्ड पे असम था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा BRAP 2022 उत्तर प्रदेश को टॉप अचीवर का दर्जा। ठीक है, BRAP 2022 में उत्तर प्रदेश को क्या है जो कि टॉप अचीवर का दर्जा मिला है। इसमें देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। इसमें क्या है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 में उत्तर प्रदेश ने टॉप अचीवर का दर्जा हासिल किया है। साथ ही में इसमें किया है BREP के तहत उत्तर प्रदेश को 2 व्यवसाय केंद्रित तथा 1 नागरिक केंद्रित क्षेत्र में टॉप अचीवर चुना गया है। किसमें? 2 व्यवसाय केंद्रित 2 बिजनेस सेंट्रिक और साथ ही साथ में क्या है 1 सिटीजन सेंट्रिक में टॉप अचीवर चुना गया है उत्तर प्रदेश को। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा विश्व से देख लेते हैं। इसमें क्या है राष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विश्वस्य का फुल फॉर्म क्या है इसका? जो क्या है इसका? विश्वस्य नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ठीक है, इसमें चीजों को देख लेते हैं क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है अगस्त 2024 में नवरत्न प्राप्त दर्जा प्राप्त कंपनियों को देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसको? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। साथ ही में इसमें क्या है रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी क्या हमारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट वन क्या है इसमें NHPC लिमिटेड। ठीक है, इसको भी हमारे जो है कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इसके बाद से क्या है SJVN लिमिटेड को भी क्या हमारा नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं किसको किसको SJVN लिमिटेड, साथ ही साथ में क्या हमारा NHPC लिमिटेड। नेक्स्ट वन क्या है इसमें हमारा रेल टेल कॉर्पोरेशन। इसके बाद से नेक्स्ट वन क्या हमारा इसमें कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड को जो है कि नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इस तरीके से जो है कि कुल भारत में नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां कितनी हो गई है? 25 हो गई है अब। और जो हाल ही में दिया गया है उसको मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं करंट अफेयर क्या है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू 2023। इसमें देख लेते हैं क्या है कि 31 जुलाई 2024 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू 2023 में वाणिज्य व्यापार वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड के शीर्ष निर्यातक तथा आयातक देश कौन कौन है। निर्यातक की बात करते हैं तो चीन क्या है फर्स्ट पे है। ठीक है, और इसके साथ साथ इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें? इंडिया की रैंकिंग जो है कि 18th है। और जब हम आयातक की बात करते हैं इंपोर्टर की, तो यूएसए क्या हमारा यूएसए जो है कि फर्स्ट पे है। और साथ ही साथ में इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है 9 पे है। तो बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है कि जो वर्क कौन सी रैंकिंग आई थी? इस रैंकिंग का नाम था वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स रिव्यू, जिसको जो है कि विश्व व्यापार संगठन WTO ने रिलीज किया था। इसके अकॉर्डिंग निर्यातक की कैटेगरी में जो है कि टॉप पे जो कंट्री है हमारा टॉप एक्सपोर्ट वाला कंट्री कौन है हमारा? चाइना है। और साथ ही साथ में इसमें इंडिया की जब बात करते हैं एक्सपोर्ट कैटेगरी में, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 18th है। और साथ ही साथ हम जब बात करते हैं आयातक की, डेट मीन्स की इंपोर्टर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है हमारा? ये हमारा यूएसए है। और इसके साथ साथ इंडिया की रैंकिंग कितनी है इसमें? 9 है। नेक्स्ट वन देख लेते क्या है वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वाणिज्यिक सेवाओं के शीर्ष निर्यातक तथा आयातक देशों की बात कर लेते हैं इसमें। तो जब निर्यातक की बात करते हैं, ठीक है, वाणिज्यिक सेवाओं की, ठीक है, अगेन यहाँ ध्यान रहे कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वाणिज्यिक सेवाओं की बात कर रहा हूँ। तो यूएसए क्या है फर्स्ट पे है और भारत की रैंकिंग क्या है 7th है। और इसके साथ साथ आयातक देशों की बात करते हैं तो फर्स्ट पे कौन है हमारा? फर्स्ट पे यूएसए है, साथ ही साथ इंडिया की रैंकिंग कितनी है 9th है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें देख लेते हैं क्या है वर्ष 2022 में कृषि उत्पाद, ठीक है, कृषि उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? यूएसए फर्स्ट पे है, फिर ब्राजील है, फिर चीन है। साथ ही साथ में भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है? 7वें पे भारत है अर्जेंटीना के साथ। अब हम बात करते हैं वर्ष 2022 में कृषि उत्पादों के आयात की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या मैंने निर्यात की बात की थी, यहाँ पे आयात की बात करते हैं। तो भारत का क्या हमारा 7वां रैंकिंग है। जब हम बात करते हैं फूड की, ठीक है, फूड के निर्यात की बात करते हैं, खाद्य निर्यात की तथा आयात के संदर्भ में भारत का स्थान क्या हमारा 7वां है और 8वां है। जब निर्यात की बात करते हैं तो 7वां है, जब आयात की बात करते हैं तो 8वां है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है वर्ष 2022 में खनन उत्पादों के शीर्ष आयातक देशों में भारत का स्थान क्या था हमारा? चौथा था।
अब नेक्स्ट वन इसमें कुछ देख लेते हैं क्या है। वर्ष 2022 में लौह एवं इस्पात के निर्यात के संदर्भ में भारत का स्थान क्या था, हमारा 6वां स्थान था और शीर्ष पर चीन था। वर्ष 2022 में रसायनों के शीर्ष निर्यातक तथा आयातकों के संदर्भ में भारत का क्रमशः 7वां तथा चौथा स्थान था। कपड़ा निर्यात की जब बात करते हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के तो संदर्भ में, तो शीर्ष निर्यातक देश कौन है, हमारा भारत है। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है। अगस्त 2024 में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा हमारा एल्यूमिनियम उत्पादक है और साथ ही साथ में तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक देश है। एक कुछ डिफरेंट टाइप्स का रैंकिंग्स है, कुछ मिनरल्स के प्रोडक्शन में और कुछ साथ ही साथ में टेक्सटाइल हो गया और एग्रीकल्चर और फूड में, इसमें इंडिया की रैंकिंग दी गई है ग्लोबल लेवल पे। आप इन सभी चीजों को याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वन क्या है कि भारत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष, ठीक है, जो भारत जो है कि आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष के रूप में जो है कि अपॉइंट हुआ है, चुना गया है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लाई चेन काउंसिल भी बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं क्या है हमारा कि आपूर्ति श्रृंखला परिषद एससीसी का जो अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष हमारा जो है कि यूएसए है और साथ ही साथ में भारत क्या है, उपाध्यक्ष है। ये बात याद रखना है आपको कि जो आपूर्ति श्रृंखला परिषद है, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है, यूएसए है और उपाध्यक्ष कौन है, भारत है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024। इसमें क्या है, इस वर्ष इस की सूची में भारत वर्ष 2023 की अपनी रैंकिंग 21वीं में 2 पायदानों का सुधार दर्ज करते हुए जो कि 19वीं रैंकिंग हासिल की है। किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में इंडिया की जो कि 2024 की रैंकिंग कितनी है, 19वीं रैंकिंग है 2024 की, ठीक है, 19 रैंकिंग है 2024 में। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें कुछ और चीजों को जो कि टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कि टॉप पे कौन देश, हमारा टॉप पे क्या है, यूएसए है और साथ ही साथ में यूके क्या है, हमारा सेकंड पे है। और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग जो है कि 19 है, ठीक है। भारत के 3 शहरों की रैंकिंग देख लेते हैं। इसमें क्या है, बेंगलुरु का 8वां रैंकिंग है अगर शहरों की बात करें तो, नई दिल्ली का क्या हमारा 11वां रैंकिंग है तथा मुंबई 20वें को 20 जो कि 20वां रैंकिंग है। इस तरीके से जो है कि टॉप 20 में हमारे 3 सिटी है हमारे इंडिया से, बेंगलुरु, नई दिल्ली और मुंबई। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, यूके भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य। जब निर्यात की बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो यूके जो है कि यूके में इंडिया का फोर्थ जो है कि एक्सपोर्ट होता है। तो इस तरीके से हमने देखा है कि जो यूके क्या है, हमारा यूके में इंडिया से जो है कि एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा फोर्थ प्लेस पे यूके आता है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है, मई 2024 में भारत के शीर्ष निर्यात गंतव्य देख लेते हैं। तो मैं क्या है, मैक्सिमम इंडिया का एक्सपोर्ट कहाँ, यूएसए में हुआ है, उसके बाद से क्या हुआ है, हमारा यूएई में हुआ है, इसके बाद से नीदरलैंड में हुआ है, उसके बाद से क्या है, यूके है। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंडिया ने कहाँ पे किया है, यूएसए में किया है, सेकेंड हमारा यूएई है, थर्ड क्या है, नीदरलैंड है, उसके बाद से क्या हमारा यूके है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा कि सर्वाधिक जीआई टैग के साथ उत्तर प्रदेश क्या है, शीर्ष पर है। जब हम जीआई टैग की बात करते हैं तो मैक्सिमम जीआई टैग किस स्टेट के प्रोडक्ट्स को मिला है, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को मैक्सिमम जीआई टैग मिला है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना, यूपी पीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हमारे 58 भौगोलिक संकेतक उत्पादों के साथ तमिलनाडु क्या है, हमारा दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है जो निम्न है, बनारस की तिरंगी बर्फी तथा मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, लखीमपुर खीरी की थारू एम्ब्रॉयडरी, बरेली का केन एवं बेम्बू क्राफ्ट, साथ ही साथ में क्या है, जरदोजी क्राफ्ट और पिलखुआ हापुड़ का हैंड ब्लॉक। तो इतने हमारे जो है ना 6 उत्पाद हैं जिनको जो है कि 2024 में जीआई टैग मिला है यूपी से। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में भी हो सकता है कि यूपी पीसीएस के पेपर में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इंपॉर्टेंट है। साथ ही में क्या है, ध्यातव्य है कि वर्ष 2008-9 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सुरखा अमरूद को पहला जीआई टैग मिला था। जो हमारा इलाहाबाद का सुरखा अमरूद है, इसको जो है कि पहला जीआई टैग मिला था यूपी से 2008-9 में, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या हमारा कि एनर्जी स्टेटिक्स इंडिया, ठीक है, 2024 में, इसमें कुछ इन चीजों को देख लेते हैं क्या है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष 3 राज्य की जब बात करते हैं तो मैक्सिमम कहाँ पे, उड़ीसा में है, उसके बाद से क्या है, झारखंड में है, उसके बाद से क्या है, छत्तीसगढ़। तो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 69% हिस्सा रखते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब मैक्सिमम कोल
जो कि सेंटर्स की बात करते हैं कि जो मैक्सिमम कोल का प्रोडक्शन जो है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है और साथ ही साथ में खाने कहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उड़ीसा फर्स्ट पे आता है हमारा, सेकंड पे आता है हमारा झारखंड और थर्ड पे आता है हमारा छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। क्या मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान की हिस्सेदारी क्या है? 20.3% के साथ जो है कि फर्स्ट पे है। जब नवीकरणीय हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या हमारा राजस्थान स्टेट क्या है? फर्स्ट पे है। और साथ ही साथ में क्या है, उसके बाद महाराष्ट्र क्या है हमारा सेकंड पे है, उसके बाद से क्या है गुजरात है, और उसके बाद से कर्नाटका आता है जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं। ठीक है, मैं फिर से इसको जो है कि इस पार्ट को रिपीट करता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि मार्च 2023 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान की हिस्सेदारी क्या है? मैक्सिमम है। सेकेंड पे हमारा महाराष्ट्र है, थर्ड पे हमारा गुजरात है और फोर्थ पे क्या हमारा कर्नाटका है। हम नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। भारत एफएओ सीओएफआई मत्स्य पालन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष किस क्या? भारत को जो है कि एफएओ सीओएफआई मत्स्य पालन उप समिति का जो है कि पहला उपाध्यक्ष बनाया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको बस उतना याद रखना है उसमें। हम नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज 2023 को देख लेते हैं। तो हम जब बात करते हैं लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्य अचीवर्स की, ठीक है, और तो इसमें जो है कि हमारा स्थल रुद्र मतलब लैंड लॉक्ड ग्रुप में तो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश किसमें आता है? हमारा अचीवर्स में आता है। और साथ ही साथ में एस्पायर्स में कौन आता है? आकांक्षी में आता है हमारा बिहार। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक इज लीड्स की रैंकिंग देख लेते हैं कि लीड्स की के कौन से कैटेगरी में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है किसमें? अचीवर्स की श्रेणी में आता है लीड्स की रैंकिंग में, और साथ ही साथ में बिहार स्टेट हमारा क्या एस्पायर्स में आता है। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट मीन्स कि हमारे क्या बीपीएससी साथ ही साथ में यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अब जो कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट वन क्या है? विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024। इसमें देख लेते हैं क्या है। सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं सितंबर 2024 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट सितंबर 2024 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्या है, भारत की रैंकिंग की बात करते हैं तो क्या हमारा भारत की जो कि हमारी 2025 में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है? जीडीपी में 6.6% का जो है कि इंक्रीमेंट दर्ज किया गया है भारत की जीडीपी में। अब नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जो है कि इसको जारी किया गया है। क्या इंडिया डेवलपमेंट अपडेट 2024 को विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? बदलते वैश्विक संदर्भ में भारत के व्यापार अवसर, इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन ए चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। साथ ही साथ में हम नेक्स्ट वन देख लेते क्या है। बिजनेस रेडी बी रेडी को किसने? विश्व बैंक ने रिलीज किया है। ठीक है, बी बिजनेस रेडी या बी रेडी नामक से जो समथिंग हमारा रिपोर्ट है, इसको किसने? विश्व बैंक ने लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है हमारा? अल्जीरिया को देख लेते हैं। क्या अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है कि 9वां सदस्य बनाया गया है। किसको? अल्जीरिया को जो है कि हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू एनडीबी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य के रूप में किसको बनाया गया है? अल्जीरिया को बनाया गया है। अब इसमें और कुछ चीजों को देख लेते हैं। क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। और साथ ही साथ में इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? ब्राजील थे, रूस थे, भारत था, चीन था और दक्षिण अफ्रीका जो है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक सदस्य थे, जिसको जो है कि 2015 में स्थापित किया गया था। और अल्जीरिया जो है कि इसका एक न्यू मेंबर है, मतलब कि 9वां सदस्य है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। इसमें देख लेते हैं क्या है, कहाँ पे? नई दिल्ली में। जो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इसमें कुछ और चीजों को देख लेते हैं। क्या है? बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी। इसके द्वारा बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2024 देख लेते हैं किसके द्वारा? एशियन विकास बैंक एडीबी के द्वारा जो है कि एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अद्यतन जुलाई 2024 किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जारी किया जाता है। किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा। इसमें क्या है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? द ग्लोबल इकोनॉमी इन ए स्टिकी स्पॉट। इसमें जो है कि भारत की जब बात करते हैं, ठीक है, तो भारत का जो है कि हमारा जीडीपी वृद्धि दर कितना होगा 2025 में? कितना? 6.5% का प्रिडिक्शन किया गया है। किसमें? इस रिपोर्ट में, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसको जो है कि आईएमएफ ने रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग जो है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2025 में कितना रहेगा? 6.5% रहेगा।
नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024, ठीक है। इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है? इसको रिलीज किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी, जो है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 को यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही इसमें क्या है, इसमें है कि आने वाले 50 से 60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहने का अनुमान है, जो 2080 के दशक के मध्य में लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी, जबकि वर्ष 2024 में यह 8.2 बिलियन से अधिक है। कितना एट प्रेजेंट पे कितना है हमारा, 8.2 बिलियन से ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2024, इसको देख लेते हैं। क्या है इसमें, समग्र कौशल दक्षता स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में स्विट्जरलैंड ने क्या हमारा शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें जो है कि टॉप में कौन है हमारा, स्विट्जरलैंड है। और जब हम लास्ट की बात करते हैं तो क्या हमारा सूडान क्या है इसमें अंतिम स्थान पे है। और भारत वर्ष 2024 में 87 में मतलब 87वें स्थान पे हमारा भारत की रैंकिंग है। स्टेट स्किल रैंकिंग के संदर्भ में शीर्ष भारतीय राज्य कौन कौन से, हमारा स्टेट ऑफ पंजाब फर्स्ट पे है, सेकेंड पे चंडीगढ़ है, थर्ड पे क्या हमारा पश्चिम बंगाल है। इस क्रम में जो है कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो क्या हमारा 13वें स्थान पे है, और साथ ही साथ में बिहार क्या हमारा 16वें स्थान पे है, किसमें, इस रैंकिंग में, ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट किसके द्वारा, ये क्या है हमारा, वैश्विक प्रेशर पर विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40, किसकी रिपोर्ट है, विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है ये। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं कि वर्ष 2023 में प्रेशर प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देश, टॉप रिसिप्ट कंट्रीज ऑफ द रिमिटेंस कौन थे हमारे, भारत फर्स्ट पे है, उसके बाद से मेक्सिको ने रिसीव किया है, उसके बाद से चीन ने, उसके बाद से फिलीपींस ने, उसके बाद से क्या है पाकिस्तान है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि टॉप 5 रिसिप्ट कंट्रीज फॉर द रिमिटेंस में कौन, भारत की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, इसके द्वारा रिलीज किया गया है यूएनसीएटीडी, जिसका फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया गया है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, इसका केंद्रीय विषय क्या था, निवेश सुविधा एवं डिजिटल सरकार, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एंड द डिजिटल गवर्नमेंट। अब इसमें और कुछ चीजों को देख लेते हैं, क्या है, वर्ष 2023 में एफडीआई बहिर्प्रवाह आउटफ्लोज की दृष्टि से शीर्ष 20 घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में से 9 अर्थव्यवस्थाएं एशिया से संबंधित है, और साथ ही साथ में इस संदर्भ में भारत क्या हमारा 20वें स्थान पर है। इसमें क्या है, नेक्स्ट विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में 28 बिलियन यूएस डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दर्ज किया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2023 में भारत विश्व में क्या हमारा 15वें स्थान पे है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2024, ठीक है। इसको किसको, विश्व बैंक समूह के द्वारा जो है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2024 रिपोर्ट जो है कि पब्लिश किया गया है। इसमें क्या हमारा भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की वृद्धि दर 8.2% अनुमानित की गई है, किसमें, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जिम्बाब्वे द्वारा जो है कि नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिसका नाम क्या है, जिग, जिग क्या है, एक तरीके से जो है कि जिम्बाब्वे द्वारा जारी किया गया नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में पूछ सकता है कि जिग जो कि न्यूज में था ये क्या है, तो एक तरीके का जिम्बाब्वे द्वारा जारी नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, नेक्स्ट वन इसमें क्या है, ये हमारा करंट अफेयर था। क्या है इसमें कि ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024, इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंपॉर्टेंट है हमारा कि वर्ष 2023 में भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है, और साथ ही भारत से आगे 2 देश क्रमशः चीन तथा यूएसए ही है बस, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो है कि ग्लोबल जो है कि सौर ऊर्जा मतलब कि सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में क्या हमारा थर्ड हो गया है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ, किसके द्वारा, जो कि वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, क्या है इसमें कि फर्स्ट वन क्या है इसमें कि जिसमें सबसे ऊपर बेल्जियम तथा सबसे नीचे क्या हमारा वेस्ट बैंक एवं गाजा है, ठीक है, इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए वैश्विक गठबंधन, किसके द्वारा,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है कि क्या लैंगिक समानता एवं बराबरी के लिए विश्व वैश्विक गठबंधन नामक एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। इसमें क्या है कि 15 से 19 जनवरी 2024 के मध्य स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इसका थीम क्या था? इसका थीम था रिबिल्डिंग ट्रस्ट। इसका जो है कि थीम था हमारा। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 को देख लेते हैं। क्या इसको जो है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है, जिस रिपोर्ट का नाम क्या है, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। इसमें कुछ चीजों को देख लेते हैं क्या है, गलत सूचना एवं दुष्प्रचार जैसी घटनाएं भारत के संदर्भ में सबसे बड़ा जोखिम की बात करते हैं। तो जो हमारा गलत सूचना साथ ही में दुष्प्रचार है, सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। 10 वर्षों की बात की जाए तो सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम क्या है, मौसम में चरम परिवर्तन की घटनाओं से हो सकता है। अब हम कुछ वैश्विक सूचकांक की बात कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो हमारा रैंकिंग वगैरह पब्लिश होते हैं, इनमें इंडिया की रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में क्या है। तो फर्स्ट वन क्या है हमारा, वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024 टाइम मैगजीन। इसमें देख लेते हैं कि सूची में शामिल शीर्ष 5 कंपनियां कौन कौन है। फर्स्ट पे हमारा जो है कि एप्पल है। ठीक है, सॉरी भारतीय कंपनी नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है। तो फर्स्ट कंपनी एप्पल है जो यूएसए से है। सेकंड कंपनी क्या है, एक्सचेंजर है जो कि हमारा आयरलैंड से है। थर्ड कंपनी क्या है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट है जो यूएसए से है अगेन। सूची में शामिल 5 भारतीय कंपनियों की बात करते हैं तो समग्र रैंकिंग में 112वें स्थान पे क्या हमारा एचसीएल टेक है, इंडिया से लीड कर रहा है। 119वें रैंकिंग में क्या है, इन्फोसिस है। और 134 पे क्या हमारा विप्रो है। इस तरीके से इंडिया की जो 5 कंपनियों की बात करते हैं शीर्ष, तो इसमें सबसे टॉप की कंपनी क्या है, एचसीएल टेक है। सेकंड पे इन्फोसिस है। थर्ड पे क्या है, विप्रो है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 की बात करते हैं। तो इसमें जो कि सूची में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए 11.62 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सूची में जो कि शीर्ष स्थान पे है जो हुरून इंडिया रिच लिस्ट है। इसमें क्या हमारा अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी जो है कि सबसे रिच हो गए हैं। इसके बाद से क्या है, 10.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है कि दूसरे स्थान पे हैं। इसमें क्या है, इस सूची में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के अरबपति क्या है हमारा, जेप्टो के केवल वोहरा जो है कि सबसे कम उम्र के अरबपति हैं। नेक्स्ट वन क्या हमारा, सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिलाएं, रिचेस्ट सेल्फ मेड इंडियन वुमेन, जोहो की राधा वेम्बू। जो जोहो एक कंपनी है जिसकी जो कि राधा वेम्बू जो है कि हमारी सेल्फ मेड सर्वाधिक अमीर भारतीय महिला है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। क्या हमारा कि विश्व के सबसे अमीर शहर 2024 हैनले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क भी शामिल है जो वर्ष 2024 में विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची में शीर्ष प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर उत्तर कैलिफोर्निया का खाड़ी क्षेत्र जिसमें सैन फ्रांसिस्को एवं सिलिकॉन वैली शहर शामिल है। टोक्यो जो एक दशक पूर्व दुनिया के सबसे अमीर देशों की शीर्ष पर था, वर्तमान में क्या हमारा तीसरे स्थान पे है। इसमें नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है, विश्व के सबसे अमीर 50 शहरों की सूची में भारत के 2 शहर मुंबई तथा नई दिल्ली शामिल किए गए हैं। इस सूची में जहां मुंबई 24वें स्थान पर है, वहीं नई दिल्ली का क्या हमारा 37वें स्थान पे है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 फोर्ब्स देख लेते हैं। फोर्ब्स की जो पब्लिकेशन है क्या हमारा, विश्व के अरबपतियों की सूची 2024 जो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसमें देख लेते हैं विश्व की शीर्ष 5 अरबपति कौन कौन है। तो फर्स्ट पे क्या हमारा बर्नार्ड अर्नाल्ड एवं परिवार है। सेकेंड पे क्या हमारा एलन मस्क है। थर्ड पे क्या हमारा जे बेफोस है। जबकि शीर्ष 5 भारतीय अरबपतियों की बात करते हैं तो ओवरऑल रैंकिंग कितनी है, 9 है। मुकेश अंबानी की इंडिया में टॉप पे है। 17 पे क्या हमारा गौतम अडानी है। और 39 पे क्या हमारा शिव नादर है। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, विश्व अरब की अरबपतियों की सूची में 2024 में भारत के कुल 200 अरबपतियों को शामिल किया गया है। नाउ इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। इस सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला अरबपति क्या है हमारा, सावित्री जिंदल जो है कि इंडिया से सबसे जो है कि अमीर महिला अरबपति हैं। भारतीय अरबपतियों में ये चौथे स्थान पर तथा समग्र रैंकिंग में क्या हमारा 46वें स्थान पे है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024। इसमें क्या है, दोहा कतर स्थित हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2024 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। किसको, दोहा कतर में जो सिचुएटेड है, किसका नाम क्या है, हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको जो है कि वर्ष 2024 का
विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। साथ ही साथ में क्या है, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा तथा इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया रहे हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को एशिया का जो है कि सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किसको? जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, इसको एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बताया। फर्स्ट है क्या हमारा, हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में है। और इसके बाद से लास्ट के 3 है, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या, अवार्ड्स की सूची में 5 भारतीय हवाई अड्डों को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है। पहला क्या हमारा, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 36वां रैंक प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ में बेंगलुरु का कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 59 प्लेस प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या, भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त स्काई ट्रेक्स एयरपोर्ट अवार्ड 2024 क्या क्या मिला है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या मिला, बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया। कैंप गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु क्या मिला है, बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया एंड द साउथ एशिया एंड द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड द साउथ एशिया। नेक्स्ट वन क्या है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को क्या मिला है, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस इन इंडिया एंड द साउथ एशिया। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 देख लेते हैं, किसके द्वारा, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इसमें क्या है, सर्वाधिक यूनिकॉर्न के संदर्भ में शीर्ष 5 देशों की बात करते हैं तो यूएसए टॉप पे है। इसके बाद से चीन है। इसके बाद से भारत की रैंकिंग क्या है, इसमें थर्ड जो है कि भारत की रैंकिंग है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 देख लेते हैं, इसमें क्या है, विगत 7 वर्षों में एक बार फिर न्यूयॉर्क को दुनिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब वापस मिला है। इसके बाद से क्या है, बीजिंग को पीछे छोड़ते हुए मुंबई पहली बार एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना तथा वैश्विक स्तर पर तीसरा शीर्ष शहर बन गया है। इसमें जब हम बात करते हैं शीर्ष 5 अरबपति निम्न में, तो क्या हमारा एलोन मस्क टॉप पे है, फिर जेफ बेजोस हैं, इसके बाद से बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। साथ ही में क्या है, भारत के मुकेश अंबानी इस सूची में 115 यूएस बिलियन डॉलर के साथ 10वें नंबर के अरबपति हैं। साथ ही में गौतम अडानी की जब बात करते हैं तो ये क्या हमारे 15वें स्थान पर है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, इसमें कि मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 इसके द्वारा यूएनडीपी के द्वारा जो है कि मानव विकास रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या है, इस वर्ष का जो थीम था क्या था, इस बार का जो है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 का थीम क्या था, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रीइमेजिंग कॉपरेशन इन अ पोलराइज वर्ल्ड। इसके बारे में कुछ और चीजों को देख लेते हैं कि इसकी गणना कैसे होती है, बात करती हैं तो इसमें कुछ चीज मानक होते हैं जिनके बेसिस पे रैंकिंग दिया जाता है। पहला क्या है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक। सेकंड क्या है, शिक्षा सूचकांक, जिसमें किसको इसको इंक्लूड किया गया है, स्कूली अवधि के औसत वर्ष, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट वन क्या है, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, आय सूचकांक, जो कि इनकम इनकम इंडेक्स बोलते हैं। अब इसमें कुछ रैंकिंग देख लेते हैं। इस वर्ष के सूचकांक में स्विट्जरलैंड 0.96 एचडीआई मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर है, जबकि नॉर्वे जो है कि हमारा सेकंड पे है और आइसलैंड क्या हमारा थर्ड प्लेस पे है। वर्ष 2022 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति किसकी है, सोमालिया की जो है कि सबसे दयनीय स्थिति है मानव विकास सूचकांक में। अब इसमें जो है कि नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.437 तथा लैंगिक असमानता सूचकांक भारत की रैंकिंग कितनी है, हमारी 108वीं रैंकिंग है एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको जो कि यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इस रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 108वीं रैंक है। जो एचडीआई मूल्य 0.644 के साथ सूची में 134वें स्थान पर है। क्या हमारा इस वर्ष भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देशों की सूची में कितनी है, 134वीं रैंकिंग है। लेकिन बस आपको यह याद रखना है कि जो ओवरऑल रैंकिंग इंडिया कितनी है, 108 है। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं, नेक्स्ट वन क्या है हमारा कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023, क्या स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2023 देख लेते हैं, जिसको जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कुल प्राप्त अंकों के आधार पर फ्रंट रनर, अचीवर, कंटेंडर और साथ ही साथ में क्या एस्पिरेंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें क्या है, प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य निम्न कौन कौन से, हमारे कर्नाटका जो है कि समूह 1 में फर्स्ट पे है,
आंध्र प्रदेश जो है कि समूह 2 में फर्स्ट पे है और साथ ही साथ में असम क्या हमारा समूह 3 में फर्स्ट में है और चंडीगढ़ जो है कि समूह 4 में फर्स्ट पे है। 100 में से 86.5 के समग्र स्कोर के साथ कर्नाटका राज्य जो है कि ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर पाने वाला राज्य है। तो ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल क्या हमारा कर्नाटका जो है कि फर्स्ट पे है। इसके साथ क्या है 100 में से 83.25 अंक के साथ दूसरा सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला राज्य क्या है हमारा आंध्र प्रदेश जो है कि सेकंड पे है। अब नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या हमारा नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर क्या है कि ग्लोबल 500 2024 इसमें क्या है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है फोर्ब्स विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। ठीक है फोर्ब्स पत्रिका ने जो रिलीज किया है विश्व की 100 सर्वाधिक महिलाएं। इसमें देख लेते हैं क्या है सूची में जहाँ यूएसए की टेलर स्विफ्ट सबसे युवा 33 वर्ष शक्तिशाली महिला है। अब इसमें हम बात करते हैं सूची में शामिल शीर्ष 3 महिलाएं तो क्या है हमारा उर्सुला डान वार्डेनलेयन जो है कि जिनका संबंध कहाँ से जर्मनी से है। ये जो है कि इसमें फर्स्ट पे है। सेकंड पे क्या हमारा क्रिस्टीन लेगार्ड जो है कि सेकंड पे है। और इसमें जो है कि 4 जो है कि भारतीय महिलाओं को जगह बनाई है। इसमें कौन है हमारा फर्स्ट पे भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वर्ष की सूची में 32वें स्थान पे है। और साथ ही साथ में क्या है रोशनी नाडर जो मल्होत्रा जो है कि 60वें स्थान पे है। साथ ही साथ में सोमा मंडल जो है कि 17वें स्थान पर और किरण मजूमदार जो है कि 76वें स्थान पर 76 स्थान पर है किसमें हमारा फोर्ब्स की विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में। इस तरीके से हमने जो है ना कि जो भी हमारा इकोनॉमिक सिनेरियो था घटना चक्र ई दृष्टि पत्रिका का उसको कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि वैज्ञानिक परिदृश्य को देखेंगे और साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ में जो है कि मैं वीडियो को एंड करने से पहले बता दूं आप लोगों की जो 18 से एमसीक्यू हमारा इम्तिहान आईएएस का जो करंट अफेयर की बुक है उसको ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। उसको आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर के सेक्शन से देख सकते हो। ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि वैज्ञानिक परिदृश्य को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।